Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. In previous lecture we are discussing about the Young's double slit experiment. In Young double slit experiment we study that where two crest and crest are met or two trough or trough are met, at this point we observe bright lines. These bright lines are known bright fringes, and now we are discussing about the what is the width of the fringe. Okay, so today's lecture we are discussing about the fringe width. तो आइए डिस्कस करते हैं फ्रिंज विड्थ के ऊपर. अच्छा डेरिवेशन है, बड़ा डेरिवेशन है और काफी पकड़ के रखिएगा तभी आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएगा. फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ ठीक है. आइए देखते हैं इसको. डायग्राम वही पहले की तरह है. एस एक सोर्स है, जो स्क्रीन एल पर रखा हुआ है. स्क्रीन एल के सामने स्क्रीन एम है, जहां दो सोर्सेस हैं S1 और S2. एक्चुअलिटी में ये सोर्स क्या होते हैं? ये तो दो होल बनाए जाते हैं स्क्रीन एम पर, और S की जो डिस्टेंस है S1 और S2 से वो सेम है. ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? दो कोहेरेंट सोर्स की तरह. हम यहाँ बता देते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है. कितनी है? स्मॉल d है. अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, इधर आइए, स्क्रीन आपकी कौन सी है? n है. ठीक है, सोर्सेस S1 और S2 और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है. Distance between sources S1 and S2 and screen is capital D. First of all, we discuss about the central fringe. ये आपका सेंटर पॉइंट है O. O डैश ले लीजिए आप इसे. ये आपका सेंटर पॉइंट है O. S1 से एमिट होने वाली हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो S1 और S2 हैं, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, S1 and S2 behave like a two new sources of light. So secondary wavelet emit from S1 and S2. Secondary wavelet emit from S1 and S2 reaches at point O. S1 और S2 से secondary wavelet emit होंगी जो कहाँ पर आकर मिलेंगी? O पर. And there is no path difference between them. और उनके बीच में कोई भी path difference नहीं होगा. और जब कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा यानी इनके बीच में पाथ डिफरेंस जीरो है. आपको मैंने बताया है केवल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वो कंडीशन होती है जब पाथ डिफरेंस आपका जीरो होता है. ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी. एक बार आप इसको देखिए. अरे टंकी भर गई, टंकी भर गई. ओके, अब ये तो ब्राइट फ्रिंज है, वो भी कैसी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. तो इसको तो आप छोड़िए, आप स्क्रीन मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज O से ये एक पॉइंट है P, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? x है. Here we discussing at point P. हम यहाँ P पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, the distance between P and central bright fringe O is small x. Secondary wavelet emit from S1 travel S1 P path, and secondary wavelet emit from S2 travel S2 P path. So the path difference is delta equals to होगा आपका
S2P माइनस S1P, यह आपका पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू S2P माइनस S1P, यही अपन को निकालना है। ठीक है, एक बार मैं और चाहूंगा इसको दोबारा से रिपीट करना। देखो ये कल वाला ही डायग्राम है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। एस एक सोर्स है जो स्क्रीन एल पर रखा हुआ है। स्क्रीन एल के सामने स्क्रीन एम है, जहां दो होल हैं S1 और S2। S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। S1 और S2 की S से डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस सेम होने की वजह से यहां से जो वेव जाएगी वो S1 और S2 पर इक्वल टाइम में पहुंचेगी। तो S1 और S2 दो नए कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज O पर। S1 और S2 से एमिट होने वाली वेव, S1 व S2 से एमिट होने वाली वेव O पर इक्वल टाइम में पहुंचती है। S1 से जो वेव ऊपर आएगी और S2 से जो वेव ऊपर आएगी, इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। The secondary wavelet emit from S1 travel S1O path and secondary wavelet emit from S2 travel S2O path. There is no path difference. जब कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। Now we are discussing at point P. हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट P पर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज स्मॉल x। P और O के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बीच वो कितनी है? आपकी स्मॉल x है। सेकेंडरी वेवलेट एमिट फ्रॉम S1 ट्रैवल S1P पाथ एंड सेकेंडरी वेवलेट एमिट फ्रॉम S2 ट्रैवल S2P पाथ। क्लियर आपको दिख रहा है, जो वेव S2 से P पर पहुंचेगी वो ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है बजाय उस वेव के जो वेव S1 से P तक पहुंच रही है। सो पाथ डिफरेंस इज डेल्टा इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस जो होगा वो S2P माइनस S1P के बराबर होगा। अब हमारा मेन मोटो इनका पाथ डिफरेंस निकालने का ही है। यहां से चालू होती है मेन चीज। ओके, तो आइए इधर देखिए ध्यान से। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए ना आपने S1 से एक परपेंडिकुलर डाल देना है, जो किस पॉइंट पर आकर मिलेगा? A पर। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आपने क्या किया है? यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया है। कौन सा डाल दिया आपने? एक परपेंडिकुलर। इसको भी थोड़ा सा आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट से निकली हुई। तो अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया है, ये है S2A। तो आप कह सकते हो सो S2P जो है वो S2A और AP के सम के बराबर हो जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना? तो S2P, सो S2P इक्वल्स टू S2A प्लस AP। अब हम S2P की जगह वैल्यू रख सकते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? डेल्टा इक्वल्स टू S2P की जगह S2A प्लस AP माइनस S1P। ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जैसे एक आर्क हो, ठीक है, अब अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो जो ये साइड होती है और ये साइड होती है, ज्योमेट्री के हिसाब से ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। जैसे कोई आर्क बना हो, उस पर दो पॉइंट हैं ऐसे, तो ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी या नहीं होंगी? तो वही हमने इक्वल करने के लिए, यानी ज्योमेट्री के हिसाब से, हमारे हिसाब से ये जो AP है वो इक्वल होगा किसके? S1P के। ये ज्योमेट्री का हिसाब है, ये ज्योमेट्री के हिसाब से। तो अगर हम डेल्टा की वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा? S2A प्लस AP माइनस
AP, और ये AP से AP कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा इक्वल टू आया S2A, इक्वेशन नंबर 1। यानी आपको जो वेव S1 से एमिट हो रही है वो S1P पाथ ट्रेवल कर रही है, जो वेव S2 से एमिट हो रही है वो S2P पाथ ट्रेवल कर रही है। हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। तो क्लियर दिख रहा है जो वेव S2 से एमिट हो रही है वो S2P पाथ ट्रेवल कर रही है, यानी ज्यादा लंबा रास्ता तय कर रही है। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू कितना होगा, S2P माइनस S1P। अब इसको निकालने के लिए हमने क्या किया है, S1 से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या किया हमने, S1 से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। जो S1 से आपने जो परपेंडिकुलर डाला, जो किस पर आकर मिला आपका, S1 से आपने जो परपेंडिकुलर डाला जो किस पर आकर मिला, A पर। तो आपने बोल दिया कि S2P जो है वो S2A और AP के सम के बराबर है, यानी S2P जो है वो S2A प्लस AP के सम के बराबर है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, S2P की जगह S2A प्लस AP, और अपन को यहाँ माइनस AP भी करना है, कैंसिल हो गया ये। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा S2A। ठीक है, अब हमें ये S2A की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक बार आप देखना चाहें तो इसे देख लीजिए। चलिए मैं डायग्राम तो साफ नहीं करूंगा, पर आपको बता दिया मैंने कि मुझे S2A की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब S2A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, कितना है ये एंगल, थीटा। तो ये जो एंगल होगा, इस लाइन को थोड़ा कंटीन्यूअस बना दिया है मैंने, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। भाई ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये जो आपने यहां से डाला है ये एक्चुअलिटी में परपेंडिकुलर है। क्या है आपका, परपेंडिकुलर। तो आप जरा इस ट्रायंगल की बात कीजिए, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा प्लस 90, और इस एंगल को अगर हम x सपोज कर ले तो ये सब किसके बराबर होगा, 180 के, जिसमें ये दोनों इसको कैंसिल कर देंगे और x बराबर क्या आएगा, थीटा। यानी ये जो एंगल होगा ये भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। दोबारा समझा रहा हूं इस बात को, है ना। मैंने ये लाइन थोड़ी सी कंटीन्यूअस किया, मैंने कहा है ये वाला एंगल थीटा, तो ये बचा कुचा एंगल कितने का होगा, 90 माइनस थीटा। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैंने बोला था ज्योमेट्री के से कि हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ये एंगल 90 का, तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 का। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और इसको हम x सपोज कर लें, 90 माइनस थीटा 90 प्लस x किसके बराबर, 180 के बराबर। 90 और 90 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या आया, थीटा। तो ये थीटा आ गया, यानी ये जो एंगल है वो थीटा के बराबर है। किसके बराबर है ये एंगल, थीटा के बराबर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आइए। ध्यान रखिएगा, नोटिस में मुझे S2A निकालना है। ओके, देखिए सबसे पहले ट्रायंगल है PO'O। इन ट्रायंगल PO'O tan थीटा निकालिएगा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप सोच रहे होंगे tan थीटा क्यों निकाल रहे हैं, देखिए ऐसे दो एंगल, ऐसा एंगल निकालिए कीजिए जिसकी वैल्यू आपको गिवन हो। tan थीटा के अलावा अगर आप कोई और वैल्यू निकालते हैं तो उसमें आपको हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है। तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर OP अपॉन OO डैश, OP अपॉन OO डैश। OP आपको दिख रहा है x के बराबर है और OO डैश आपको दिख रहा है d के बराबर।
x अपॉन d, और फिर वही बात इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा छोटा है देन टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन d। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप दूसरा ट्रायंगल लीजिए, S2 S1 P इन ट्रायंगल S2 S1 A, ये भी तो एंगल थीटा है। अब यहां से आप ऐसा एंगल निकालिए जिसकी वैल्यू गिवन हो, आपको S2A निकालना है, तो थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस, और तुम्हें इसकी वैल्यू पता है d है, तो यहां तुम साइन थीटा निकालोगे। क्या साइन थीटा बराबर कितना S2A, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी S1 S2। साइन थीटा बराबर होगा S2A अपॉन क्या आएगा S1 S2, है ना, और S2A तो अपन को चाहिए और S1 S2 हमारे पास है कितना, S2A तो अपन को निकालना ही है, और S1 S2 किसके बराबर है आपका, S1 S2 बराबर तुम्हारा स्मॉल d के, और फिर वही बात इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा छोटा हो तो वही साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा S2A अपॉन d, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3 है। थीटा बराबर S2A अपॉन d की है, और थीटा बराबर x अपॉन d की है। तो यहां लिख रहा हूं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, तो x अपॉन d बराबर S2A अपॉन स्मॉल d, और S2A बराबर हो गया XD अपॉन कैपिटल D, इक्वेशन नंबर 4। ये सारी मेहनत मैंने S2A निकालने के लिए की है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, कोई मामूली डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना। तो S2A की वैल्यू आ रही है आपकी XD अपॉन कैपिटल D, ये पाथ रेफरेंस आ रहा है। ओके, क्लियर है आपको पाथ रेफरेंस। तो ये जो मैंने अब तक आपको डायग्राम बनाया उसमें कैसे कैसे एंगल निकाले और कैसे कैसे क्या 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 ज्योमेट्री लगाई, जिससे मैंने ये वैल्यू को फाइंड आउट किया है, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, अब आप डायग्राम साफ कर रहे हैं, क्योंकि डायग्राम का रोल इतना ही था। अब बात चलती है ब्राइट फ्रिंज की, किसकी, ब्राइट, हाँ जी, ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां पर कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द प्लेस एट विच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस वी ऑब्जर्व ब्राइट फ्रिंजेस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा मैं बता दूं आपको। ब्राइट फ्रिंजेस के केस में जो पाथ डिफरेंस आता है, मैंने लिखवाया आपको, डेल्टा बराबर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा। रख दीजिए आप लैम्डा की जगह, तो n लैम्डा बराबर क्या था आपका अभी, xd अपॉन कैपिटल D। अब ये nth नंबर की है तो nth लगा दीजिएगा, तो xn बराबर dn लैम्डा अपॉन d, है ना। अब आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी है, क्या निकालनी है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कैसे निकलती है, विड्थ निकलती है या तो आगे वाली एक निकाल लीजिए, जैसे xn निकालिए, या तो xn प्लस 1 निकाल लीजिएगा, या फिर आप ऐसा कीजिए xn माइनस 1 निकाल लीजिए, कोई भी एक निकाल लीजिए। मान लीजिए आपने अगर xn माइनस 1 निकालते हैं
तो xn में से सब्ट्रैक्ट करना, और अगर xn+1 निकालते हैं, है ना, फॉर n+1 फ्रिंज, अगर n+1 निकालेंगे तो xn+1 d, और n की जगह पे n+1 लैम्डा अपॉन d, और तुम्हें निकालनी है फ्रिंज विड्थ जो होती है बीटा, और बीटा बराबर क्या होगा, xn+1 माइनस xn, और बीटा बराबर हुआ d n+1 लैम्डा अपॉन d माइनस के dn लैम्डा अपॉन d, और बीटा बराबर कुछ कॉमन आ रहा है, d लैम्डा अपॉन d कॉमन है, और यहां पर n+1 माइनस n, और n से n कैंसिल, और बीटा बराबर आया d लैम्डा अपॉन d। ये है ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ। देख लीजिए आप एक बार इसको, चलिए इसी तरीके से अब हम निकालेंगे डार्क फ्रिंज के बारे में। डार्क फ्रिंज कहां मिलेगी, जैसे आपको ब्राइट फ्रिंज मिली है, ऐसे आपको डार्क फ्रिंज कहां मिलेगी, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो पाथ डिफरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क फ्रिंज की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जो पाथ डिफरेंस होता है वो बीच वाला, यानी कि λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 and so on, 2n+1 λ/2, और रख देते इसको अपन, 2n+1 λ/2 बराबर xn d अपॉन कैपिटल D, तो d 2n+1 लैम्डा अपॉन 2d xn बराबर, और विड्थ निकालनी है ना अपन को, तो n+1 निकाल लो, फॉर n+1 फ्रिंज, तो d 2 n की जगह पे n+1 +1 लैम्डा अपॉन 2d, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n+2 और +2 और +1 2n+3 हो जाएगा ये, तो d 2n+3 लैम्डा अपॉन 2d, है ना। और अपन को निकालनी है विड्थ, विड्थ निकलेगी वही n+1 में से nth नंबर एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आता है देखिए, बीटा बराबर, और ये कितना है देखिए, क्लियर दिख रहा है, d लैम्डा अपॉन 2d कॉमन है, बाहर निकाल लो, d लैम्डा अपॉन 2d बाहर, और यहां पर n+1 में आएगा 2n+3 -2n -1, 2n से 2n कैंसिल, 3 - 1 2, तो बीटा बराबर d लैम्डा अपॉन 2d, और इनटू क्या आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, और बीटा बराबर आएगा d लैम्डा अपॉन d। चाहे तुम्हारी ब्राइट फ्रिंज हो चाहे तुम्हारी डार्क फ्रिंज हो, दोनों की ही फ्रिंज विड्थ इक्वल होती है। कई बार पेपर में यही बात प्रूव करने के लिए आ जाती है, प्रूव दैट फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है ना, तो हम आगे चलते हैं फ्रिंज विड्थ की डिपेंडेंस पर। आइए देखिए,
डिपेंडेंस ऑफ फ्रिंज विड्थ 5 है सर, ये है ना, 5 डिपेंडेंस है, ठीक है। और फॉर्मूला आपके सामने आ गया, क्या, बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, है ना। तो पहली डिपेंडेंस बीटा प्रोपोर्शनल टू डी, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, दोनों सोर्सेस S1 और S2 और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। अगर सोर्सेस और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस कम होगा तो विड्थ अच्छी होगी, यानी फ्रिंजें कैसी बनेंगी, चौड़ी बनेंगी। दूसरा बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जो हम लाइट डाल रहे हैं उसकी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम वैसे तो इंटरफेरेंस में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज करते हैं, तो बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि ज्यादा वेवलेंथ का लाइट डालें तो फ्रिंज विड्थ चौड़ी होगी। कोशिश ये करते हैं हम लोग हमारी फ्रिंज जितनी चौड़ी से चौड़ी बने उतना, तो या तो स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दीजिए तो चौड़ी हो जाएगी, या फिर बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा यानी जो आप लाइट डाल रहे हैं उसकी वेवलेंथ बढ़ा दें तो चौड़ी हो जाएगी। लेकिन ज्यादा डिस्टेंस कर नहीं पाते हम, उसका दिक्कत ये होता है कि ज्यादा दूरी हो जाती है तो फिर लाइट का उतनी अच्छी इंटेंसिटी नहीं रह पाती, ठीक है ना। तो तीसरा केस बड़ा अच्छा है, तो देखिए बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/d। 1/d यानी कि दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है, ये जितना कम होगा फ्रिंज विड्थ उतनी अच्छी होगी। और यही मैंने इंटरफेरेंस की कंडीशन में लिखवाया था आपको कि अगर दोनों सोर्सेस S1 और S2 नैरो होंगे तो आपको बहुत अच्छी फ्रिंज विड्थ दिखाई देगी, बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/d। तीन बात तो ये थी। अब अगली बात देखिए, बहुत अच्छी है वो, अब वो ये है कि अगर आप सारे एक्सपेरिमेंट को वाटर में या किसी ऐसे मीडियम में डुबो दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n12 हो या n हो, तो देखिए, है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप किसी को पानी में डुबो देंगे तो देखिए कैपिटल डी और स्मॉल डी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इफ एंटायर एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट का पूरा एक्सपेरिमेंट किसी एन रिफ्रैक्टिव मीडियम में इमर्ज कर दिया जाए तो ऐसा करने पर कैपिटल डी और स्मॉल डी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, लैम्डा। तो ये तो एयर में हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, ये एयर में, है ना। और अगर ये लिक्विड हो, लिक्विड का ही मानेंगे, लिक्विड में निकालेंगे तो डी लैम्डा डैश अपॉन डी, और तुम्हें निकालना होगा तो बीटा लिक्विड अपॉन बीटा एयर, डी लैम्डा डैश अपॉन डी, और नीचे आ जाएगा क्या, डी लैम्डा अपॉन डी, डी से डी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो बीटा लिक्विड अपॉन बीटा एयर, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। आपको बता दूं वेवलेंथ में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी कि n प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा। तो आप कह सकते हो कि n1 प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा 1 हो जाएगा और n2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 लैम्डा 2। हालांकि यहां हमने लैम्डा और लैम्डा डैश लिया है तो n1 प्रोपोर्शनल टू लैम्डा लेना और n2 प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डैश, डिवाइड कर दो, n1 अपॉन n2 बराबर क्या आएगा, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, यानी कि लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा n12। तो बीटा लिक्विड अपॉन बीटा एयर बराबर हो जाएगा तुम्हारा n12। n12 होता है रेयर मीडियम का टेंसर के रेस्पेक्ट में, जबकि हम जो निकालते हैं वो n21 देते हैं हमको, 1 अपॉन n21 हो जाएगा। तो बीटा लिक्विड बराबर हो जाएगा बीटा एयर अपॉन n21। बहुत आसान है कि अगर आप किसी लिक्विड में इमर्ज कर दोगे ना, किसको, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको डिवाइड करना पड़ेगा तब फ्रिंज विड्थ आएगी। कुल मिला के बात यह है कि किसी भी लिक्विड में अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को टोटली इमर्ज कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ कम होती है ना। तो ये आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, वैसे कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान सा ही है। और एक लास्ट है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, वो भी देख लीजिए।
एंगुलर फ्रिंज विड्थ कुछ नहीं है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंगल होता है थीटा, और थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हो जाएगा बीटा और रेडियस हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल डी, और बीटा बराबर है तुम्हारा डी लैम्डा अपॉन डी और नीचे डी, और थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन डी। ये दोनों आपके पास होते हैं, लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है और डी दोनों सोर्सेस S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है। तो 5 तो डिपेंडेंस और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की फ्रिंज विड्थ का एक्सपेंशन। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक भी नहीं है, आप सोच रहे हो, ये कम से कम 2-3 बार करेंगे प्रैक्टिस से, तब आपको ये लर्न होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज आपको कराया है। सेवरल टाइम वीडियो को देखिए, एक एक चीज को समझिए, किस तरह से इसको किया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।